हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार मिश्रा है। आज मैं लेकर आया हूँ बीएससी स्टैटिस्टिक्स लखनऊ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 का पेपर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या होता है इसमें, हम लोग क्या करते हैं, कैसे डील करते हैं इसके साथ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेंडमाइजेशन इन एन एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड। रेंडमाइजेशन होता क्या है? रेंडमाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग किसी भी ट्रीटमेंट को रेंडमली एलोकेट करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे। जैसे कि हम लोग ने कोई बीज का छिड़काव किया तो हम लोग उसको रेंडमली करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कोई फिक्स बीज को फिक्स प्लेस पे लगाते हैं, हम लोग रेंडमली भी किसी भी जगह इसको एलोकेट करते हैं। तो ये रेंडमली हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। तो ये रेंडमाइजेशन जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में? बेसिकली ये एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है। तो रेंडमाइजेशन इन एन एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ बेस्ड ऑन। नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस जो हैं, रेप्लिकेशन मीन्स होता है रिपीटिशन, हम लोग कितनी बार किसी भी ट्रीटमेंट को रिपीट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ बेस्ड ऑन ऑप्शन ए है द प्रिसीजन रिक्वायर्ड, ऑप्शन बी इज़ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल अवेलेबल, ऑप्शन सी इज़ हेट्रोजिनिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, या ऑप्शन डी इज़ ऑल द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा, ऑल द अबव। रेप्लिकेशन किस पे बेस्ड होता है? प्रिसीजन रिक्वायर्ड पे। हम लोग को कितना प्रिसीजन चाहिए, मतलब प्रिसीजन मीन्स होता है रेसिप्रोकल ऑफ एफिशिएंसी। एंड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल कितना अवेलेबल है इस पर डिपेंड करेगा हमारा नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन, और हेट्रोजिनिटी कितनी है। तो इन सभी फैक्टर्स पे हमारा नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस डिपेंड करेगा। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस इन एन एक्सपेरिमेंट आर। जो फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल होता है नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? द डिज़ायर ऑफ एक्सपेरिमेंटर की डिज़ायर कितनी, मतलब वो कितना रिपीटेशन करना चाहता है नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स का। एंड ऑप्शन बी इज़ मिनिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल एरर, ऑप्शन सी इज़ शेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल द अबव। सो हियर द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, ऑल द अबव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द डिसीजन अबाउट द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इज टेकन इन व्यू ऑफ साइज ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, कंपटीशन अमंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, फ्रैक्शन टू बी सैम्पल्ड, ऑल द अबव। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द अबव। द डिसीजन अबाउट द नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस इज टेकन इन व्यू ऑफ ऑप्शन ए साइज ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ऑप्शन बी कंपटीशन एमंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ऑप्शन सी फ्रैक्शन टू बी सैम्पल्ड। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस आर विथ यूजुअल नोटेशंस। जो हमारा नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? स्मॉल r इक्वल्स टू 2 times t square अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इंटू एस स्क्वायर का क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर होता है डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। सो हमारा ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस के लिए जो फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू 2 times t स्क्वायर अल्फ़ा इंटू एस स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है लोकल कंट्रोल हेल्प्स इन, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लोकल कंट्रोल इज़ अ डिवाइस टू मेंटेन। लोकल कंट्रोल क्या होता है? लोकल कंट्रोल को हम लोग ब्लॉकिंग भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस मटेरियल जैसे होता है, जैसे हेट्रोजीनियस मटेरियल मतलब डिसिमिलर होता है, मतलब यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं होती। जैसे कि हम लोग फील्ड एक्सपेरिमेंट में ले लें तो
अलग अलग जगह की फर्टिलिटी, अलग अलग सॉइल की फर्टिलिटी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे हेट्रोजेनिटी तो नहीं है, तो हेट्रोजेनिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग होमोजीनियस ब्लॉक बनाते हैं, जो विद इन तो होमोजीनियस होते हैं, बिटवीन हेट्रोजीनियस होते हैं। तो लोकल कंट्रोल हेल्प्स इन द प्रोवाइडिंग होमोजीनिटी विद इन ब्लॉक्स। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट एंड श्योर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लोकल कंट्रोल इन द फील्ड इज़ मेंटेन्ड थ्रू। लोकल कंट्रोल किसके थ्रू मेंटेन होता है इन द फील्ड? तो लोकल कंट्रोल मेंटेन किसके थ्रू होता है, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स के थ्रू मेंटेन होता है, या ऑप्शन बी इज़ रेंडमाइजेशन के थ्रू, ऑप्शन सी इज़ नेचुरल फैक्टर, ऑप्शन डी इज़ ऑल द अबव। तो लोकल कंट्रोल जो है फील्ड एक्सपेरिमेंट में यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स के थ्रू मेंटेन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लोकल कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इज़ मीन टू। लोकल कंट्रोल से क्या तात्पर्य है? लोकल कंट्रोल क्या होता है? लोकल कंट्रोल जो है वो एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, डिज़ाइन की एफिशिएंसी मतलब क्षमता को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी इज़ रिड्यूस एक्सपेरिमेंटल एरर। हाँ, ये भी रिड्यूस करता है, एक्सपेरिमेंटल एरर को भी रिड्यूस करता है लोकल कंट्रोल बाय मेकिंग होमोजीनियस ब्लॉक्स। एंड ऑप्शन सी इज़ टू फॉर्म होमोजीनियस ब्लॉक्स। सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, ऑल द अबव। So the next question is question number 18. The experimental error is due to। experimental error जो होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में वो एक्सट्रेनियस फैक्टर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, एक्सपेरिमेंटल एरर इज़ ड्यू टू एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। एक्सट्रेनियस फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर होते हैं, मतलब जो चांस कॉजेज़ होते हैं जिन पे ह्यूमंस का कोई कंट्रोल नहीं होता, हम लोग चाह कर भी उसको कम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसको एक्सट्रेनियस फैक्टर कहते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 19 इज़ एक्सपेरिमेंटल एरर इज़ नेसेसरली रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटमेंट्स इफेक्ट, ऑप्शन बी इज़ कंपेयरिंग ट्रीटमेंट इफेक्ट्स, ऑप्शन सी इज़ कैलकुलेटिंग द इंफॉर्मेशन रिलीज्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, या ऑप्शन डी इज़ ऑल द अबव। सो किसी भी एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल एरर होना भी ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है? हम लोग ट्रीटमेंट इफेक्ट को टेस्ट कर पाएँ, उनको कंपेयर कर पाएँ और एक सूटेबल कैलकुलेशन कर पाएँ जिससे हम लोग अपना डिसीजन ले पाएँ वो ट्रीटमेंट इफेक्ट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। उसको अप्लाई करने से हमारे एक्सपेरिमेंट में हमको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो उसको कंपेयर करने के लिए एक्सपेरिमेंटल एरर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा। So the question number 20 is very important for MCQ. Errors in a statistical model are always taken to be। एरर जो होता है एक स्टैटिस्टिकल मॉडल में, स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होता है? ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है, एक मैथमेटिकल लीनियर रिलेशनशिप होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और हमारे जो पैरामीटर होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। तो ये एरर जो है उसमें वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो यहाँ पे हमारे एनोवा के एजम्पशंस में लिखा है कि एरर पार्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज़ मोर करेक्ट बिकॉज ऑप्शन सी कंटेन्स बोथ ए एंड बी ऑप्शंस। So the next question is question number 21. If s square is the estimate of error variance, अगर s square estimate है error variance का in an experiment based on n degrees of freedom, the information gathered from an experiment is equal to। तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है किसी भी एक्सपेरिमेंट से निकली हुई, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपली n+3 सॉरी
n+1/n+3 इंटू 1/s², जहाँ पे n क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और s² क्या है, एस्टिमेट ऑफ एरर वेरिएंस है। तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट है उसका फॉर्मूला क्या आया है, n+1 डिवाइडेड बाई n+3 मल्टीप्लाइड बाई 1/s²। यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट स्टेबलाइजेस। हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी भी एक्सपेरिमेंट में कब इस्टेब्लिश कर सकते हैं, व्हेन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ एट लीस्ट, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कम से कम कितनी हो, 12 हो। क्या हो, 12 हो। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम एट लीस्ट 12 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रखा है 6 होनी चाहिए, नहीं। 8 होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। 10 होनी चाहिए, ये भी नहीं। तो 12 इज़ द राइट आंसर। जब तक मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम एटलीस्ट कम से कम 12 होनी चाहिए एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तभी हम लोग इन्फॉर्मेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इफ़ σ1² इज़ द एरर वेरिएंस ऑफ डिज़ाइन 1 एंड σ2² इज़ द एरर वेरिएंस ऑफ डिज़ाइन 2, utilizing the same experiment material, the efficiency of design 1/2 is given by। सो हम लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1/, मतलब जिसका हम लोग को एफिशिएंसी निकालना है उसका वेरिएंस हम लोग नीचे रखते हैं, और जिसके रिगार्डिंग निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, उसका वेरिएंस हम लोग ऊपर रखते हैं। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को डिज़ाइन 1 का एफिशिएंसी निकालना है डिज़ाइन 2 के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एरर वेरिएंस ऑफ डिज़ाइन 1 को हम लोग नीचे रखेंगे, मतलब डिवीज़न में रखेंगे, और एरर वेरिएंस ऑफ डिज़ाइन 2 को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अगर हम लोग ऑप्शन ए को सिंप्लीफाई करें तो σ2/σ1² आ जाएगा, जो कि राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें डिज़ाइन 1 का एफिशिएंसी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन 2। तो σ2² क्या है, एरर वेरिएंस है डिज़ाइन 2 का, एंड σ1² क्या है, एरर वेरिएंस ऑफ डिज़ाइन 1 है। तो हम लोग जब एरर वेरिएंस ऑफ डिज़ाइन 2 को एरर वेरिएंस ऑफ डिज़ाइन 1 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकल आएगी डिज़ाइन 1 की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1/σ1² डिवाइडेड बाई 1/σ2²। इसको सॉल्व करेंगे तो σ2/σ1² आ जाएगा, जो राइट आंसर होगा। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। If sampling is adopted from plots in an experiment, the tools of information due to sampling as compared to complete harvesting is। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम लोग कंप्लीट हार्वेस्टिंग की जगह कुछ सैंपल ले लें तो जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, हम लोग उसको नेग्लिजिबल कर देंगे, या फिर 1/3 होगा, या फिर 2/3 होगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। तो यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग के थ्रू जो एक्सपेरिमेंट का कॉन्क्लूड करते हैं, रिज़ल्ट निकालते हैं, वो अप्रॉक्स सेम होता है जब हम लोग कंप्लीट हार्वेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ड्यू टू सैम्पलिंग, तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 25 इज़ एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट डेटा मीन्स। एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट डेटा मीन्स क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स, dividing the total variance into component of variance, testing of hypothesis about the parameter involved in an experimental model, all the above। तो टेस्ट एनोवा का मतलब यही होता है कि हम लोग ट्रीटमेंट इफेक्ट का एस्टिमेशन कर सकें और टोटल वेरिएंस को इनटू वेरिएंस ऑफ कंपोनेंट में डिवाइड कर सकें, एंड हाइपोथेसिस टेस्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो जाएगा।
एंड क्वेश्चन नंबर 26, अ स्टैटिस्टिकल मॉडल इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन। स्टैटिस्टिकल मॉडल जो होता है वाई आई जे इक्वल्स टू म्यू आई जे, सो जो स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है वाई आई जे इक्वल्स टू म्यू प्लस अल्फ़ा आई प्लस बीटा आई जे प्लस ई आई जे। ई आई जे जो होता है वो एरर टर्म होता है जो स्टैटिस्टिकली फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ई। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो क्या होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है जहाँ पे वाई आई जे क्या होता है, रिस्पांस वेरिएबल होता है, रिस्पांस मेजर होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रिस्पांस मेजर एंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पांस। ऑप्शन बी है रिस्पांस मेजर एंड द ट्रीटमेंट इफेक्ट। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टैटिस्टिकल मॉडल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ठीक, ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन नंबर कह रहा है आ स्टैटिस्टिकल मॉडल इज़ कैटेगराइज्ड इनटू। स्टैटिस्टिकल मॉडल कितने पार्ट में कैटेगराइज्ड है? वन टाइप का होता है स्टैटिस्टिकल मॉडल, टू टाइप का होता है, थ्री टाइप का होता है, फोर टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली स्टैटिस्टिकल मॉडल को थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज्ड किया गया है, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, रैंडम इफेक्ट मॉडल एंड मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। फिक्स्ड इफेक्ट, रैंडम इफेक्ट एंड मिक्स्ड इफेक्ट। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मॉडल थ्री टाइप्स के होते हैं। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द कैटेगराइजेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल इज़ बेस्ड ऑन। जो हम लोग ने कैटेगराइजेशन किया है स्टैटिस्टिकल मॉडल का थ्री पार्ट्स में, वो किस पे बेस्ड होता है? ऑप्शन ए है एजम्पशन अबाउट द एक्सपेरिमेंटल एरर, द नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिस्पांस वेरिएबल, ऑल द अबव। तो जो कैटेगराइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मॉडल है वो नेचर ऑफ ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ 100% करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इफ़ द कंक्लूजन आर टू बी ड्रॉन फॉर द ट्रीटमेंट इन जनरल देन द स्टैटिस्टिकल मॉडल शैल बी नोन एज। तो ऑप्शन ए है हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल, कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस मॉडल, मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस मॉडल। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा इफ़ द रिसर्चर्स इंटरेस्ट इज कन्फाइंड इन द ट्रीटमेंट ओनली involved in an experiment, then the statistical model in this situation will be categorized as analysis of variance model, component of variance model, fixed effect model या none of the above। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल, जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स टू और मोर ट्रीटमेंट्स in which some treatments are fixed and the other are random nature, one should choose। ऑप्शन ए है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मॉडल, ऑप्शन बी है कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस मॉडल, ऑप्शन सी है मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स टू और मोर ट्रीटमेंट इन विच सम ट्रीटमेंट्स आर फिक्स्ड एंड द अदर आर रैंडम। यहाँ पे सम ट्रीटमेंट्स फिक्स हैं एंड अदर रैंडमली है। तो यहाँ पे मिक्स्ड इफेक्ट मॉडल हम लोग यूज़ करेंगे। स्टैटिस्टिकल मॉडल कौन सा यूज़ करेंगे? मिक्स्ड इफेक्ट वाला। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इन अ फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल द हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस जहाँ पे हम लोग अपना एटीट्यूड को ज़ीरो रखते हैं, नल रखते हैं। तो फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में हाइपोथेसिस क्या लेते हैं अबाउट ट्रीटमेंट अंडर टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं ऑल द मीन्स आर इक्वल। तो समीशन टी आई इक्वल्स टू ज़ीरो ये नहीं होगा, समीशन सिग्मा स्क्वायर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, समीशन सॉरी ऑप्शन बी होगा टी आई इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब T1 ट्रीटमेंट इक्वल्स टू T2 ट्रीटमेंट इक्वल्स टू T3 ट्रीटमेंट इक्वल्स टू T4, मतलब ऑल ट्रीटमेंट्स आर इक्वल।
और हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। इन केस ऑफ रैंडम इफेक्ट मॉडल द हाइपोथेसिस विच इज़ टू बी टेस्टेड विथ रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट इज। रैंडम इफेक्ट मॉडल में हम लोग हाइपोथेसिस क्या लेते हैं, रैंडम इफेक्ट मॉडल में हम लोग ये हाइपोथेसिस लेते हैं कि सिग्मा स्क्वायर टी, टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रीटमेंट को, ट्रीटमेंट के अबाउट हम लोग हाइपोथेसिस सेटअप कर रहे हैं ना, तो सिग्मा स्क्वायर टी ज़ीरो होता है। तो राइट ऑप्शन इज ए। फॉर अ फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल वाई आई जे इक्वल्स टू म्यू प्लस अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे प्लस अल्फ़ा बीटा आई जे प्लस ई आई जे। यहाँ पे ई आई जे क्या है, ये जो ई आई जे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ई आई जे क्या होता है, एरर टर्म होता है यहाँ पे, और म्यू होता है मीन इफेक्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्या एजम्पशन होता है हमारे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में, तो हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं समेशन अल्फ़ा आई इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, समेशन बीटा जे ज़ीरो होता है एंड समेशन अल्फ़ा बीटा आई जे भी ज़ीरो होता है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इफ़ अ मॉडल इज सच दैट इट प्रोवाइड्स एन एग्जैक्ट टेस्ट अबाउट द ट्रीटमेंट्स देन इट इज़ कॉल्ड अनस्पेसिफाइड मॉडल, इनकम्प्लीट स्पेसिफाइड मॉडल या कम्प्लीटली स्पेसिफाइड मॉडल या नन ऑफ द अबव। अगर कोई मॉडल प्रोवाइड, इफ़ अ मॉडल इज सच दैट इट प्रोवाइड एन एग्जैक्ट टेस्ट, अगर कोई मॉडल एग्जैक्ट टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कम्प्लीटली स्पेसिफाइड मॉडल कहेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट टेस्ट हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है अबाउट द ट्रीटमेंट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कम्प्लीटली स्पेसिफाइड मॉडल। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, इफ़ अ स्टैटिस्टिकल मॉडल फेल्स, मतलब फेल हो जा रहा है, टू प्रोवाइड एन एग्जैक्ट टेस्ट अबाउट द ट्रीटमेंट इफेक्ट द मॉडल इज़ क्लासिफाइड एज। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपली उसको हम लोग इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मॉडल बोल देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, इनकम्प्लीटली स्पेसिफाइड मॉडल। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द पेयर ऑफ ट्रीटमेंट डिफर सिग्निफिकेंटली आउट ऑफ अ सेट ऑफ ट्रीटमेंट मीन कैन बी असरटेन बाई। तो यहाँ पे हम लोग सारे ये टेस्ट लगा सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटमेंट्स को चेक करने के लिए, जैसे डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट और ऑल द अबाउट लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट, जिसमें हम लोग LSD वो क्रिटिकल डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो ये सभी टेस्ट लगा के हम लोग ट्रीटमेंट्स का सिग्निफिकेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल द अबाउट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आउट ऑफ मैनी मल्टीपल रेंज टेस्ट द टेस्ट विच इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर इज़। यहाँ पे डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट जो होता है वो सुपीरियर होता है बाकी अदर टेस्ट से। तो यहाँ पे डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, डंकन्स मल्टीपल रेंज टेस्ट। ये कब अप्लाई करते हैं, जब नल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती है, ठीक, H0 जब हमारी रिजेक्ट हो जाती है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स इज सेड टू बी कंट्रास्ट। यहाँ पे क्वेश्चन है कंट्रास्ट से, कंट्रास्ट क्या होता है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ट्रीटमेंट्स का, उसको हम लोग कब कहेंगे कंट्रास्ट, जब उसके कोफिशिएंट्स का सम जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं, द सम ऑफ ट्रीटमेंट्स इफेक्ट इज जीरो नहीं, ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द ट्रीटमेंट्स आर यूनिटी नहीं, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द ट्रीटमेंट्स इज़ ज़ीरो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जब हमारे ट्रीटमेंट्स इफेक्ट ट्रीटमेंट्स के कोफिशिएंट का सम निकालें, अगर वो ज़ीरो के इक्वेट आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो हमारा वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम लोग कंट्रास्ट बोलते हैं, तो वो कंट्रास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, टू कंट्रास्ट, दो कंट्रास्ट को हम लोग ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट कब कहेंगे।
ऑर्थोगोनल हम लोग थोड़ा रिलेट कर सकते हैं मैथमेटिक्स से। ऑर्थोगोनल कब होता है? जब उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है जीरो आ जाए। तो यहाँ पे द सम ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, ऑप्शन डी है, द सम ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द सेम ट्रीटमेंट। सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। द सम ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द सेम ट्रीटमेंट इज जीरो। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तब हम लोग उसको ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट कहेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रास्ट। इनमें से कौन सा कंट्रास्ट है? तो कंट्रास्ट चेक करना अभी सिखाते हैं। जैसे ऑप्शन ए में है 3t1 प्लस t2 माइनस 3t3 प्लस t4। यहाँ पे 3 टाइम्स है t1 और इनके सभी कोफिशिएंट को अगर हम लोग सम करें तो 3 प्लस 1 4 हो गया, माइनस 3 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 बचा। और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो तो नहीं आया ना, तो इसको हम लोग कंट्रास्ट नहीं कहेंगे। अगर यही ज़ीरो आ जाता कोफिशिएंट का सम तो हम लोग उसको कंट्रास्ट कह देते। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। t1 का कोफिशिएंट 1 है, t2 का कोफिशिएंट 3 है एंड t3 का कोफिशिएंट -3 है एंड t4 का कोफिशिएंट 1 है। तो देखते हैं t2 और t3 के कोफिशिएंट को अगर हम लोग ऐड करें 3 और -3 को तो वो कैंसिल होकर ज़ीरो दे देंगे। एंड t1 एंड t4 के कोफिशिएंट को ऐड करें तो 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये भी कंट्रास्ट नहीं होगा हमारा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे -3 है t1 का कोफिशिएंट एंड -1 है t2 का कोफिशिएंट एंड t3 का कोफिशिएंट है 1 एंड t4 का कोफिशिएंट है 3। अगर हम लोग यहाँ पे t1 और t4 के कोफिशिएंट को ऐड कर दें तो हमारा ज़ीरो मिल जाएगा एंड t2 और t3 के कोफिशिएंट को ऐड कर दें तब भी ज़ीरो मिल जाएगा। तो ओवरऑल सभी कोफिशिएंट को ऐड करने पे हम लोग को ज़ीरो मिल रहा है, तो ये कंट्रास्ट हो जाएगा। देखो -3 -1 कितना हो गया? माइनस का 4 प्लस का 1 प्लस का 3, ये भी प्लस का 4, तो माइनस का 4 प्लस का 4 क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये हमारा कंट्रास्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स का सम है वो ज़ीरो आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंट्रास्ट एमंग 3 ट्रीटमेंट्स। अब यहाँ कह रहा है कि नॉट अ कंट्रास्ट, यहाँ पे नॉट, हमें नॉट बताना है कौन सा कंट्रास्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ करके बताना है कौन सा कंट्रास्ट नहीं है। t1 प्लस 2t2 माइनस t3, ये कंट्रास्ट होगा या नहीं? ये होगा, क्यों नहीं होगा? ये हो जाएगा क्योंकि t1 का कोफिशिएंट 1 है एंड t3 का कोफिशिएंट -1 है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड t2 का कोफिशिएंट 2 है। तो ये कंट्रास्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सम करने पे कोफिशिएंट का हमें 2 मिल रहा है, तो ये कंट्रास्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा नॉट अ कंट्रास्ट के पर्पज़ से। द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट एमंग 4 ट्रीटमेंट्स इज़। तो यहाँ पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अगर हमें के ट्रीटमेंट दे रखे हैं तो ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट कितने हो सकते हैं? k-1। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इफ़ देयर आर के ट्रीटमेंट्स देन वी कैन एस्टिमेट k-1 ऑर्थोगोनल ट्रीटमेंट्स। तो के की वैल्यू यहाँ पे के क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। 4 ट्रीटमेंट्स दे रखे हैं तो 4 - 1 3, तो हम लोग 3 ऑर्थोगोनल कंट्रास्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, विद द हेल्प ऑफ कंट्रास्ट वन कैन एस्टिमेट। हम लोग कंट्रास्ट की हेल्प से क्या एस्टिमेट कर सकते हैं? लीनियर इफेक्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक इफेक्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं या फिर पॉलिनोमियल इफेक्ट को एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ कंट्रास्ट वी कैन एस्टिमेट ऑल द इफेक्ट्स लाइक लीनियर इफेक्ट, क्वाड्रेटिक इफेक्ट एंड पॉलिनोमियल इफेक्ट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे मिस हो गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग मोर देन वन ऑब्जर्वेशन ऑन ईच एक्सपेरिमेंट यूनिट परटेनिंग टू द सेम कैरेक्टर इज नोन एज। तो यहाँ पे इसको हम लोग सब सैम्पलिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सब सैम्पलिंग। इन केस ऑफ सब सैम्पलिंग इन अ कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन द ट्रीटमेंट मीन स्क्वायर्ड इज टेस्टेड अगेंस्ट एक्सपेरिमेंटल एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर, या फिर सैम्पलिंग एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर, या फिर पूल्ड एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा,
एक्सपेरिमेंटल एरर मीन सम ऑफ स्क्वायर। सो यहाँ पर हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप और एमसीक्यूज चाहते हो इस टॉपिक पर बेस्ड, तो आप कमेंट कर सकते हैं।